हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट्स, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू हैव ए वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल शशि अग्रवाल अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो दिस इज़ माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे इंडियन इकोनॉमी जो है इसके 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है एंड टर्शियरी सेक्टर है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सर्विस सेक्टर तो वो जीडीपी के अंदर डोमिनेंट सेक्टर तो है ही है, बट वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी काफ़ी हद तक अट्रैक्ट कर रहा है, और एक्सपोर्ट के अंदर भी उसकी कंट्रीब्यूशन पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, और लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है डैट इज़ जो इंडिया का सर्विस सेक्टर है और इंडियन इकोनॉमी की वो इंजन ऑफ ग्रोथ है, और जीडीपी के अंदर 53% जो है उसका शेयर है। और फिनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिलैक्स हो रहे हैं। लिबरलाइजेशन से क्या है कि जो फिनेंशियल मार्केट है उसकी ब्रॉडनिंग एंड डीपनिंग हुई है, बहुत सारे न्यू इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोडक्ट जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं, और बहुत सारे सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन अप हुए हैं। और उसी तरह फिनेंशियल सेक्टर की जो डेवलपमेंट है एंड मॉडर्नाइजेशन है, गवर्नमेंट उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, और फिनेंशियल सेक्टर जो है दैट हैज़ बिकम ए वेरी स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट एंड स्टेबल। फिनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें तो मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिनको नर्चर और डेवलप किया जाता है, क्योंकि वो जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो हमारी फिनेंशियल मार्केट है उनका रोल बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और फिनेंशियल मार्केट्स के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट, और उसके अंदर काफ़ी सारे कंट्रोल जो है वो रिलैक्स किए गए हैं, उसको मार्केट रेट के साथ रीलाइन किया गया है। और उसी तरह क्या है कि गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वहाँ पे ग्रेजुअली रिड्यूस की है, और उसी तरह कंसेशनल लैंडिंग एंड बोरिंग रेट्स के अंदर भी काफ़ी सारी रिलैक्सेशंस हुई हैं, तो जिसकी वजह से फिनेंशियल सेक्टर के अंदर काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। अब हम बात करते हैं फिनेंशियल सिस्टम की। जब हम फिनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड, और ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर है, इंटीग्रेटेड है। तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग सिस्टम है, तो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है, और जिसकी वजह से क्या है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, उनकी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन इंटीग्रेटेड, ऑर्गेनाइज्ड, रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन जो कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करते हैं। और फाइनेंशियल सिस्टम जो है जिसके बेसिस पे क्या होता है कि जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को, वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए फाइनेंशियल इनपुट जो है प्रोवाइड करते हैं, और फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल मार्केट्स आ जाती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाती हैं, जो कि फाइनेंशियल सिस्टम की साउंडनेस को शो करती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा उतना ही हमारा साउंड फाइनेंशियल सिस्टम होगा। क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम से क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों को फंड्स की ज़रूरत होती है, जिनके पास फंड जो होते हैं वो डेफिसिट होते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम जो है फंड्स को मोबिलाइज करता है और उन लोगों तक पहुंचाता है ताकि वो उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर चैनलाइज कर सके। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि फाइनेंशियल इन नेचर है। तो फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है जिसके अंदर आ जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे जो है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिसके द्वारा क्या होता है कि फ़ंड्स की ट्रांसफ़र होती है, जो सेवर्स होते हैं उनसे फ़ंड्स लिए जाते हैं, मोबिलाइज किए जाते हैं, प्रोडक्टिव चैनल के अंदर उनको इन्वेस्ट किया जाता है। और ये जो चारों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्विसेज जो है इंटर रिलेटेड है। Financial institution operate
इन द फिनेंशियल मार्केट वो फिनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, जैसे मर्चेंट बैंकर जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस को आईपीओ लाने में हेल्प करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट लगाना है तो उसके लिए उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के अंदर हेल्प करते हैं। मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड सर्विसेज फॉर इशूइंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, तो वहाँ पे वो गाइड भी करते हैं, एडवाइस भी करते हैं। और उसी तरह जो स्टॉक ब्रोकर है वो इन्वेस्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि कौन सी सिक्योरिटीज़ हमें सेल करनी चाहिए, कौन सी सिक्योरिटी हमें बाय करनी चाहिए। तो वो सारा कुछ स्टॉक ब्रोकर जो है उनको गाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें फिनेंशियल सर्विसेज के क्या फ़ीचर हैं, इंटेंजिबल इन नेचर, इंसेपरेबल, कस्टमर सेंट्रिक, डायनामिक इन नेचर एंड क्रेडिबिलिटी, तो इसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करते हैं। तो फिनेंशियल सर्विसेज जो है इंटेंजिबल इन नेचर है, क्योंकि यहाँ पे हम उनको टच और फील नहीं कर सकते। जैसे बुक है तो बुक को हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, बट फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं इंटेंजिबल इन नेचर है, क्योंकि जैसे मर्चेंट बैंकर्स हैं वो एडवाइजरी सर्विसेज जो है अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, तो वो इंटेंजिबल हैं, जिनको हम देख छू नहीं सकते। और उसी तरह अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम द प्रोवाइडर। अब जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं तो वो जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में वो उनकी रेटिंग करती हैं कि ये प्रिंसिपल और डेट जो है रिपेबल ऑन टाइम है या नहीं है, सेफ़ है या इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी है उससे हम क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो ही वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, डैट कुड नॉट बी इंसेपरेबल। जैसे हम चीज़ों को खरीद लेते हैं तो चीज़ें हमारी हो जाती हैं, बट यहाँ पे जब हम सर्विसेज अवेल करते हैं तो सर्विसेज जो है सर्विसेज प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते। और जो फिनेंशियल सर्विसेज होती हैं दे आर कस्टमर सेंट्रिक। इसका मतलब होता है कि जैसे लीजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है जहाँ पे वो लीज पे मशीनें और इक्विपमेंट लेता है, तो वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है। मर्चेंट बैंकर की जो सर्विसेज हैं दे आर नीडेड बाय अ कंपनी जो नया इक्विटी शेयर लाना चाहती है, जो नया इशू लाना चाहती हैं। तो यहाँ पे जो फिनेंशियल सर्विसेज हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते, कस्टमर की जो नीड है उसको देखते हुए जो है प्रोवाइड की जाती हैं। और उसी तरह देखो जो फिनेंशियल सर्विसेज के जो फंक्शन हैं कि वो फंड्स को मोबिलाइज करते हैं, इन्वेस्टर से, इंडिविजुअल से, इंस्टीट्यूशन से, कॉर्पोरेट एंटिटी से, क्योंकि जिनके पास सरप्लस फंड्स होता है तो क्योंकि उनको रिटर्न चाहिए होती है, क्योंकि वो फंड्स आइडल ना पड़े, तो फाइनेंशियल सर्विसेज उनसे फंड्स मोबिलाइज करते हैं और देखते हैं कि वो प्रोडक्टिव चैनल के अंदर जो है फंड्स की एम्प्लॉयमेंट होती है। उसी तरह जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो देखती है कि इंडिविजुअल की नीड्स क्या हैं, कॉर्पोरेट की स्पेसिफिक नीड्स क्या हैं। जैसे रिस्की फंड्स हैं, जैसे कई बार जो स्टूडेंट्स हैं जैसे एमबीए किया हुआ है तो वो कोई उनके पास अच्छा आइडिया होता है बट फंड्स नहीं होते, तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। और उसी तरह लीज फिनांसिंग जो है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट उनको कैपिटल और इक्विपमेंट जो है प्रोवाइड करती है। और ये जो फिनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं तो इनको जो है गवर्नमेंट रेगुलेशंस के द्वारा जो है रेगुलेट करती है, ताकि इन्वेस्टर के साथ कहीं भी जो है फ्रॉड नहीं होना चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टर को जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और उसी तरह ही जो फिनेंशियल सर्विसेज हैं ये फंड्स को मोबिलाइज करती हैं और फंड्स को प्रोडक्टिव चैनल के अंदर जो है डिप्लॉय करती हैं, एलोकेट करती हैं, ताकि जो देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो फास्टर हो सके। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी, उसी तरह देखो जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इनको रेगुलेट किया जाता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं दे आर स्पेशलाइज्ड इन नेचर, वो कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है डिज़ाइन की जाती हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे आई विल डिस्कस वेरी ब्रीफली, क्योंकि इसका आगे फुल फ्लेज चैप्टर्स हैं जिनको ऑलरेडी मैं वीडियो बना भी चुकी हूँ और अब रिसेंटली मैं इनको अपडेट भी करूँगी। तो जैसे लीजिंग है जिसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करते हैं कि वो खुद का अपना इक्विपमेंट बाय करे या लीज पे ले, तो ये उसकी ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज जो कि लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करती है,
ऑपरेटिंग लीज जो होती है शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करती है। तो यहाँ पे कैपिटल जो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाता है। और उसी तरह फैक्टरिंग के अंदर क्या होता है कि जो क्रेडिट पे हम सेल करते हैं तो उसके इनवाइस के अगेंस्ट जो है फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और बिल्स डिस्काउंट के अंदर जो कमर्शियल बिल्स होते हैं उनके अगेंस्ट लेंड किया जाता है। सिक्योरिटाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे इलिक्विड जो होता है उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और इन्वेस्टर्स को सेल किया जाता है। वेंचर कैपिटल जो है, जैसे आपके पास अच्छा आइडिया है बट रिस्की आइडिया है, जिसको वेंचर कैपिटलिस्ट जो है फंड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आपका आइडिया जो है उसको फ्रूटफुल बनाया जा सके। क्रेडिट रेटिंग जो है वो जो इशूअर है, जैसे डिबेंचर्स इशू किया है तो उसकी जो फ्यूचर एबिलिटी है उसको रेट करते हैं कि इसके अंदर सेफ़ है इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना है। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं और उनके रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जाता है। और उसी तरह क्रेडिट कार्ड जो है जिसके अंदर क्या होता है कि हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम जो है लिमिट्स होती हैं उन लिमिट्स के अगेंस्ट जो है हम चीज़ें परचेज़ करते हैं और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद हम उसकी पेमेंट करते हैं। मर्चेंट बैंकर जो होते हैं जो हमें बहुत सारी स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर गाइडेंस देते हैं, इशू मैनेजमेंट के अंदर गाइड करते हैं और जो क्रेडिट सिंडिकेशन है उसके अंदर हेल्प करते हैं। इवन जो कैपिटल की रिस्ट्रक्चरिंग है, मैनेजमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग है, उसके अंदर भी हमारी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। मार्केट पार्टिसिपेंट कौन है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड फाइनेंशियल मार्केट, जिसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो मार्केट पार्टिसिपेंट जो है डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, जैसे इंडिविजुअल से लेके कॉर्पोरेट एंटिटीज़, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स एंड मर्चेंट बैंकर जो हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। उसी तरह फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंश्योरेंस हैं, लीजिंग कंपनीज हैं, फैक्टरिंग कंपनीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया, क्राइसिल एंड इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग ऑफ एजेंसी इंडिया लिमिटेड, इकरा, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स हैं, मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन ऑफ सेवरल बैंक्स है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम काफ़ी डिटेल के अंदर उन चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। और उसी तरह हम देखते हैं कि रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है कैपिटल मार्केट को, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। तो इससे क्या होता है कि रेगुलेशन से ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और जो फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज़ करते हैं उनकी सेफ्टी भी बनी रहती है। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें तो एक पर्टिकुलर लोकेशन या पर्टिकुलर प्लेस को हम मार्केट नहीं कहते। जहाँ पे भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है तो हम कहते हैं कि दैट हैज़ टेकन प्लेस इन द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कैन बी रेफर्ड एज टू दो सेंटर्स एंड अरेंजमेंट जहाँ पे क्या है फाइनेंशियल एसेट की परचेजिंग और सेलिंग हो सकती है, क्लेम्स एंड सर्विसेज अवेल की जाती हैं। तो कई बार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन या पर्टिकुलर प्लेस या फाइनेंशियल मार्केट जो है उसको, जैसे बॉम्बे के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे लंदन मनी मार्केट है, तो वहाँ पे होती है कि मतलब फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट करती है एक स्पेसिफिक प्लेस के अंदर। फाइनेंशियल मार्केट का जो काम है कि जो सरप्लस सेक्टर है जिसके पास बहुत सारे फंड्स हैं, और उसी तरह जो डेफिसिट सेक्टर है वहाँ पे फंड्स को सरप्लस सेक्टर से डेफिसिट सेक्टर के अंदर चैनलाइज करना। मार्केट पार्टिसिपेंट जो है इन्वेस्टर्स हैं, बायर ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं, बोरोवर है, सेलर्स हैं, इंटरमीडियरी हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। फाइनेंशियल मार्केट जो है 3 तरह की होती है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मनी मार्केट जो है फाइनेंशियल मार्केट का वो सेगमेंट है जो कि शॉर्ट टर्म की जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है, जहाँ पे बोरिंग एंड लैंडिंग शॉर्ट टर्म फंड्स की होती है। तो ये जो मार्केट है आपको शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे ये मनी और मनी का जो नियर सब्स्टिट्यूट है उसके अंदर डील करती है, जैसे ट्रेड बिल्स है, प्रोमिसरी नोट है। तो ये उन मॉनेटरी एसेट्स के अंदर डील करती है जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो है अप टू 1 ईयर है, और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रेगुलेट करता है। और मनी मार्केट के जो कंपोनेंट है कॉल मनी मार्केट, जिसके अंदर हम 1 to 14 डेज़ का लोन ले सकते हैं, कमर्शियल बिल मार्केट जिसके अंदर जो हमारी जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वहाँ पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके अगेंस्ट जो है हम डिस्काउंटिंग करवा सकते हैं। एक्सेप्टेंस मार्केट, ट्रेडेबल मार्केट, जिनको हम मनी मार्केट चैप्टर के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर करेंगे।
तो मनी मार्केट के दो कंपोनेंट है, एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जिसको आरबीआई रेगुलेट करती है, और इसी तरह इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट है आरबीआई लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया एंड अदर प्राइमरी डीलर्स, कमर्शियल बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। और यहाँ पे जो मेन, क्योंकि इंटरकॉल मनी मार्केट जो है इसका मेन है, क्योंकि जहाँ पे जो बैंक्स होते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनका एसएलआर से फंड शॉर्ट होता है तो वो वहाँ से ले सकते हैं, अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा कर सकते हैं। और दूसरे हैं अनऑर्गेनाइज, जिसको आरबीआई कंट्रोल कर रही है बट अभी भी उसकी रेगुलेशन के अंदर नहीं आ रही, जो मनी लेंडर्स हैं, इंडिजिनस बैंकर्स हैं, वो इसके अंदर आते हैं। कैपिटल मार्केट जो है जिसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं डेट मार्केट, इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट, इसको भी हम काफ़ी डिटेल के अंदर जो है कैपिटल मार्केट के अंदर ही करेंगे। देखो कैपिटल मार्केट जो है लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करती है कॉरपोरेट को, गवर्नमेंट को, और इसी तरह मतलब प्रोवाइड करती है। इसको रेगुलेट करती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। डेट मार्केट के अंदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं, जिसको डेट मार्केट के अंदर ट्रेडिंग की जाता है। डेट मार्केट जो है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के साथ डील करती है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपल companies, government bodies and commercial entities like financial institution, banks, public sector undertaking, public limited companies जो है इशू करती हैं। इक्विटी मार्केट जो है वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी, जिसके अंदर इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं, ट्रेड किए जाते हैं। डेरिवेटिव मार्केट जो होती हैं, जो अपनी जो प्राइस है वो ड्राइव करती हैं अंडरलाइंग सिक्योरिटी से, तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटी बेस्ड ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड जो है ट्रेडिंग की जाती है। और उसी तरह इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट जो है प्राइमरी मार्केट के अंदर इशू किए जाते हैं। प्राइमरी मार्केट जो है उसको इशू मार्केट भी कहा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे जब कंपनी जो है फर्स्ट टाइम, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है फर्स्ट टाइम इशू लेके आती है तो वो प्राइमरी इशू मार्केट होती है। और उसी तरह जो स्टॉक एक्सचेंज है, दे आर दी बैकबोन ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट मार्केट। और यहाँ पे क्या होता है कि जो शेयर ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, उनको हम परचेज़ करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक ट्रेडिंग प्लेस प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पे हम सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट के अंदर आ जाती है 23 स्टॉक एक्सचेंज, जिसके अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज है, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है। उसी तरह फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होती है, जहाँ पे डीलिंग होती है फॉरेन करेंसी के अंदर, और जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, कैपिटल की मूवमेंट होती है, या जैसे हमने बाहर से लोन लिया हुआ है तो वहाँ पे हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, तो हमें फॉरेन करेंसी के अंदर पे करना होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो है सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स एंड मर्चेंट बैंकर जो होते हैं आरबीआई के कंट्रोल के अंदर जो है डीलर का काम करते हैं। और उसी तरह फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्टार होटल्स, ट्रैवलिंग एजेंसीज, इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो भी जो है आरबीआई की प्रोविज़न के अंदर और फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन के अंदर जो है वो मनी चेंजर का काम करते हैं। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो जो फाइनेंशियल मार्केट है, मतलब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर एफिशिएंट होना चाहिए, एक दूसरे के साथ लिंकेज होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है कम हो जाए, और जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटी ऑब्जॉर्व करे, क्योंकि जिस क्विकनेस के साथ वो इंफॉर्मेशन को ऑब्जॉर्व करती हैं तो वो इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी दिखाती है। और उसी तरह जो मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी है दैट शुड बी इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू। और उसी तरह हेजिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि ताकि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। उसी तरह हम देखते हैं कि फैक्टर जो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे जीडीपी। जीडीपी का मतलब है कि जीडीपी से हम देखते हैं कि अगर उसके अंदर कंसिस्टेंट राइज हो रहा है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो रहा है, इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है। और अगर जीडीपी तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो रियल सेक्टर्स हैं उनके अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। बट अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट स्लो है तो इट मीन्स कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर मूवमेंट बहुत स्लो हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी लो है। उसी तरह रेट ऑफ सेविंग अगर कंसिस्टेंटली राइज हो रहा है तो इट मीन्स कि कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं। और उसी तरह इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब प्राइसेस लगातार इंक्रीज हो रही होती है तो पैसे की वैल्यू कम होती है, और इन्फ्लेशन जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी इफ़ेक्ट करता है। तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉफिट जो है मतलब
देयर विल बी फॉल इन प्रॉफिट लीडिंग टू ए डिप्रेसिंग मार्केट कंडीशन। उसी तरह बिजनेस साइकिल जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी इफ़ेक्ट करते हैं, बूम है कि डूम है, तो वो हमारी फिनेंशियल मार्केट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। उसी तरह बैलेंस पेमेंट ऑफ कंट्री जो है इकोनॉमी की हेल्थ को बताता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अगर गड़बड़ है तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि हमारा जो है पोजीशन काफ़ी ख़राब है। तो गवर्नमेंट जो होती है उसको अपनी इकोनॉमी को सेट करने के लिए जो है सुटेबल मॉनेटरी पॉलिसी जो है अडॉप्ट करनी पड़ती है।